हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए आज देखते हैं चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की समरी। जो कि आप अगर नोवेल पढ़ना शुरू करेंगे बुक फॉर्म में तो आपको डेफिनेटली कम से कम एक हफ्ता देना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक घंटे में उन सारे पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं मेरे साथ। बस यू हैव टू स्पेंड 1 आवर। यू कैन स्पेंड इन इंस्टॉलमेंट्स, यू कैन स्पेंड कंटिन्यूअसली 1 आवर, बट definitely the video is very helpful for your upcoming PGT exams. So let's begin. बात करते हैं इसके जॉनर की। तो ये एक बिल्डंग्स रोमन नोवेल है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट रहता है उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है। ना केवल फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी दिखाई जाती है प्रोटैगनिस्ट की। और वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक पहुंचता है, एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जो भी हो, मेल फीमेल के हिसाब से डिपेंड करता है। तो वो उन सारी थीम्स को जैसे सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इवेल्युएशन करता हुआ दिखाई देता है। तो पिप जो कैरेक्टर है, बचपन से लेकर के 7 साल की उम्र से ये नॉवेल शुरू होता है और बाद में जवानी तक कहानी दिखाई गई है। तो बिल्डंग्स रोमन एक टाइप होता है इस टाइप के प्रोटैगनिस्ट का, जो अपनी ग्रोथ और अपनी इवेल्युएशन को, अपनी वर्थ को समझता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये बात हो गई जॉनर की। इसके अलावा before finally publication, the novel was serialized in a magazine all the year round in 1861। पब्लिश हुआ ये नॉवल 1861 में। डिकिंस के बहुत सारे फ्रेंड्स से जब ये फेमस हो चुके थे, क्योंकि ये नॉवेल उनके लास्ट फेज से एक तरह से हम कह सकते हैं कनेक्टेड है, मेच्योर नॉवेल्स में गिनती की जाती है। जॉन फॉस्टर, इन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि कुछ ऐसा नॉवेल लिखिए जिसमें प्रोटैगनिस्ट बिल्डन रोमन टाइप जॉनरा पर आप नॉवेल लिखिए। तो उन्होंने इस सलाह को माना और उसी का नतीजा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हम लोगों के सामने है। इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर नॉवल रहा है। थीम्स की बात करें तो पॉवर्टी वर्सेस अफ्लुएंस, मोरलिटी वर्सेस इवल, रूथलेसनेस ऑफ लॉ, करप्शन ऑफ पावर, इनडिफरेंस ऑफ द पावरफुल टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ द पुअर, फ्रेंडशिप वर्सेस बिट्रेयल, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है ये पूरा नॉवेल। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि खुद एक ग्रेट राइटर हुए हैं, आपने उनके प्ले पढ़े होंगे, तो उन्होंने चार्ल्स डिकिंस को क्रिटिसाइज किया था इस नॉवेल की एंडिंग को लेकर। जो एंडिंग है इस नॉवेल की वो दो टाइप से थी। जब इन्होंने ओरिजिनल लिखा था तो पिप और इसकी जो हीरोइन है स्टेला, दोनों की मुलाकात नहीं दिखाई थी। लेकिन बाद में कुछ जो रीडर्स रहे होंगे या दोस्त लोग थे इनके, इन लोगों ने इनको कहा, इनका दोस्त था एक्चुअली एक, एडवर्ड वल्वर लिटन, उन्होंने सजेस्ट किया डिकिंस को कि इसकी एंडिंग आपने अच्छी नहीं की, ट्रेजेडी दिखा दी है। तो उस एंडिंग को बदल दिया था, जो कि आपको समरी के बाद मैंने थोड़ा सा वहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बर्नार्ड शॉ ने इस पॉइंट को कहा कि आप बहुत ज़्यादा, इन्होंने उसमें सेंटिमेंटलिटी इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से ये नॉवेल की एंडिंग बदल दी गई थी। खैर, जब आप देखेंगे समरी तो एंडिंग अपने हिसाब से अच्छी लगेगी, बट अकॉर्डिंग टू, अब ये भी राइटर हुए हैं महान और सामने वाले भी महान राइटर हैं, तो उनका अपना पर्सपेक्टिव था एंडिंग को लेकर के, जो आपको देखने को मिलेगा। टोटल इस नोवेल में 59 चैप्टर्स हैं और मैंने सारे चैप्टर्स को शामिल किया है और उन सारे पॉइंट्स को शामिल किया जो आपको एग्जाम में पूछने जाने लायक हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सारी बकवास डाली गई हो, बस वो चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना है वही शामिल की गई हैं। तो लेट्स बिगिन। कैरेक्टर्स, सबसे पहले फिलिप पिरिप, जिनको पूरे नॉवल में पिप कहा गया है, यही नॉवल के प्रोटैगनिस्ट हैं। 7 साल की उम्र से इस नॉवल की कहानी शुरू होती, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक ऑर्फन है और अपने जीजा जी जो गार्गरी और अपनी सिस्टर मिसिस गार्गरी के साथ वो रहते हैं और काफ़ी सेंटिमेंटल हैं। और इनका एक सपना होता है जेंटलमैन बनने का, पढ़ा लिखा एक अच्छा से स्टेटस बनाने का सोसाइटी में, ये इनका सपना होता है। और उस सपने को किस तरह से पूरा करते हैं वो दिखाया गया है। मिस हविशम, ये एक बहुत ही रिच और थोड़ी विचित्र महिला होती हैं, क्योंकि इनको प्यार में धोखा मिला हुआ होता है। तो लगभग ये सारी मानव जाति से, सिर्फ पुरुष जाति से नफरत करने लगती हैं और पूरी तरह से नफरत और वेंजेंस या बदले की भावना से भरी हुई होती हैं। और ये एस्टेला जो लड़की है उसको इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि खुद तो बुजुर्ग हो चुकी हैं तो खुद को जादू चलेगा नहीं दूसरों पर। एस्टेला का सहारा लेती हैं दूसरों के दिल तोड़ने के लिए, उन सब भावनाओं का बदला लेने के लिए जिन भावनाओं के तहत इनको दुख मिला हुआ होता है मिस हबिशम को। एस्टेला मिस हबिशम की अडॉप्टेड डॉटर होती है
और ये मिस हबिशम की ट्रेनिंग से ऐसी बना दी गई होती है, एकदम इमोशनली अलूफ है, इसको फर्क नहीं पड़ता किसी से, इसे प्यार नहीं है किसी के प्रति, इसके अंदर सिंपैथी नहीं है किसी के प्रति, इसके अंदर नर्म भावनाएं नहीं है, एकदम उसी हिसाब से एकदम हबशम इसको एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करती हैं कि हाँ भाई उसको अट्रैक्ट करो, उसको अट्रैक्ट करो, सबके दिल तोड़ो और सबको दुख पहुंचाओ। जो मिस हबशम को दुख मिला हुआ है प्यार में, वो दुख एस्टेला के थ्रू लोगों को वापस करा रही होती हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और लास्ट में ये बदल जाती है मिस हबशम की डेथ के बाद, और खुद जब सफर करती है उन सब चीजों में, तब लास्ट में इनका कैरेक्टर परिवर्तन होता है, जो कि हम एंड में देखेंगे। जो गारगरी पिप के जीजाजी होते हैं, ब्रदर इन लॉ, बहुत अच्छे इंसान हैं शुरू से लेकर के एंड तक। ये पूरे नोवेल में पिप को समर्थन करते हुए दिखते हैं, और उस समर्थन के पीछे उनको उससे कुछ नहीं चाहिए होता है। ही इज जेन्युइनली गुड पर्सन, ही इज रियली गुड पर्सन, और किसी बात से उन्हें लालच नहीं है। बस उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि पिप खुश रहे। एबल मैगविच, ये बंदा विलन है कह सकते हैं कि, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ हैं। स्केप्ट कन्विक्ट होते हैं, जो कि पिप के सीक्रेट बेनिफैक्टर हो जाते हैं कि चलो मैं पिप की मदद करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा ये आपको समरी में पता चलेगा, आपने अगर पढ़ा भी होगा। इसके अलावा लास्ट में इनका नाम चेंज हो जाता है अपनी हाइड आइडेंटिटी हाइड करने के लिए, अपनी पहचान छिपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए अपना नाम चेंज कर देते हैं प्रोविस। और यही बाद में पता चलता है कि एस्टेला के पिताजी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो मिसिस जो गार्गरी, ये पिप की सिस्टर होती हैं, कहने के लिए सिस्टर हैं, लेकिन काफ़ी अब्यूजिव और रूड बिहेवियर होता है इनका पिप के प्रति, और बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं। लेकिन जैसे भी हैं सिस्टर हैं, और वो किसी तरह अपने भाई को झेल रही होती हैं। और बेचारी ऑर्लिक एक कैरेक्टर रहता है, आपको पता चलेगा समरी में, वो इन पे अटैक करता है और बाद में ट्रेजिक डेथ इनकी हो जाती है। मिस्टर जैगर्स, ये काफ़ी पावरफुल और एफिशिएंट लॉयर हैं, बहुत रूड होते हैं दूसरों के प्रति, लेकिन अपने काम में प्रोफेशन में नंबर एक। और ये पिप और जो इनका बेनिफैक्टर होता है मैगविच, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, इनके थ्रू ही पिप को वो लाभ मिलता है जो मैगविच इनको भेजता है पिप को। और पिप सबसे पहले इनको ही अपना सीक्रेट बेनिफैक्टर समझता है, क्योंकि पैसा इनसे ही मिलता है उसको सबसे पहले। और उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने के लिए ब्रिज का काम करते हैं मिस्टर जैगर्स। बिडी, जो कि एक जेन्युइन यंग वुमन है, और ये पिप को इमोशनल सपोर्ट प्रदान करती हैं, शुरुआत में पढ़ना लिखना यही सिखाती हैं, और किस तरह से दुनिया को डील करना है, लोगों की सिचुएशंस समझ के लोगों को कैसे समझना है, ये सब शुरुआती जो सीख है वो इनसे ही मिलती है। और पिप का जो सपना होता है जेंटलमैन बनने का, उसके प्रति इनका थोड़ा-सा बिहेवियर सिम्पैथेटिक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ये प्रैक्टिकली नहीं समझ पाती हैं कि वो पॉसिबल कर पाएगा। ये कॉम्पिज़न, ये मैगविच और कॉम्पिज़न दोनों साथी होते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच में दुश्मनी बन जाती है, क्योंकि कॉम्पिज़न जो है मैगविच को धोखा दे देता है, गिरफ्तार करवा देता है कि साथ किसी काम को, क्राइम को करने के बाद। और यही वो बंदा होता है जो मिस हबसम की बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसने मिस हबसम से प्यार का नाटक करता है। नाटक करने के बाद उनको धोखा दे कर के छोड़ देता है। जिस दिन शादी तय होती है, ठीक उसी दिन ये नहीं पहुँचता है मौके पे। तो जो भी मिस हबिशम हैं, उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? कॉम्बिज़न, जो बाद में पता चलेगा आपको। मिस्टर वेमिक, ये जैगर्स के क्लर्क हैं, काफ़ी प्रोफ़ेशनल हैं, थोड़े अजीब भी हैं, लेकिन ओवरऑल इनको हम कह सकते हैं कि अच्छे हैं, और पिप के प्रति ये ट्रस्टवर्दी हैं। तो ये थे कैरेक्टर्स। अब समरी देखते हैं हम। कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब पिप 7 साल का है। 7 साल का है, और एक फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, उस फैमिली में कौन-कौन होता है। पिप जो कि 7 साल का है, मिसेस गार्गरी इसकी बहन, और पिप के जीजाजी जो गार्गरी, जो कि एक लोहार होते हैं। परिवार में 3 लोग शामिल हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है। पिप एक दिन घूम रहा होता है चर्च यार्ड में, और अचानक से घूमते हुए उसको दिखता है कि कोई बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला कोई अपराधी व्यक्ति, जिसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं लोहे की, वो आकर के इनको मिलता है चर्च यार्ड में घूमता हुआ। अब वो जैसे ही पिप को देखता है, पिप डर जाता है। तो पिप डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो धमकी दे देता है कि रुक रुक सुन इधर आ। और वो पिप से कहता है कि जाओ अपने घर से मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ, और एक जो छेनी रहती है फाइल,
लोहा काटने वाली वो लेकर आओ, जिससे कि वो अपने पैरों की बेड़ियां काट सके, क्योंकि ये भागा हुआ अपराधी है पुलिस से और बेड़ियां पड़ी हुई हैं इसके। और ये भी कोई बताना ना तुम किसी को, वरना पक्का तुम मारे जाओगे मेरे हाथों। ये धमकी पिप को मिलती है उस कन्विक्ट से। अब पिप जो कि 7 साल का बच्चा है, अनाथ है, तो बहुत ज्यादा उसका इमोशनली जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो डर जाता है किसी तरह से वो। और ये भी कहता है कि अगले दिन सुबह सुबह आना चर्चयार्ड में। तो पिप अपने डरा हुआ घर भाग जाता है। अब उसकी बहन जो कि 20 साल बड़ी है, बहुत ज़्यादा रूड है और बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, पिटाई भी कर देती है कभी-कभी इसकी। तो पिप को लगता है कि अगर मैंने खाना चुराया उस कन्विक्ट के लिए, तो मेरी बहन पक्का मुझे बहुत पीटेगी। और वो पूरी रात ढंग से सो नहीं पाता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि सुबह उसको जाना है उस कन्विक्ट के पास, खाना लेकर के नहीं लेकर गया तो डेफ़िनेटली वो मार देगा। ख़ैर किसी तरह से वो तभी पता चलता है, उसके जीजा जी उसको बताते हैं, जो बताते हैं कि एक कन्विक्ट भागा हुआ है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो भागा हुआ यहीं कहीं भटक रहा है। तो ये बात करता है जो जो को नहीं पता होता है कि पिप उससे मिल चुका है। खैर सुबह होती है, तो पिप किसी तरह से खाना चुरा करके, खाना और वो छेनी चुरा करके, क्योंकि लोहार का काम तो घर में होता ही है, तो छेनी जाहिर सी बात है उनके पास होगी होगी, उस खाने को और छेनी को लेकर के पहुंचता है उस चर्च यार्ड में और ढूंढता है। तो उसको वो मिल जाता है कन्विक्ट फिर से। और उस खाने को वो इस तरह से खाता है जैसे कि वो कई साल का भूखा हो। इस तरह से उस खाने को खाता है जैसे कि वो कई साल से उसकी भूख ना मिटी हुई हो, इन एक्सट्रीम हंगर। और फिर से एक बार वो पिप से कहता है कि बेटा ध्यान रखना, बता नहीं देना किसी को, मुझसे जो तुम्हारी मुलाकात हुई है इसको सीक्रेट रखना, किसी को बता नहीं देना। तो खैर कोई बात नहीं, वो उससे छीनी ले लेता है और अपनी बेड़ियां काटनी शुरू कर देता है। और पिप चुपचाप वहां से निकल लेता है अपने घर, डरता हुआ पहुंच जाता है कि अब अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने चोरी की थी, तो मेरी कंडीशन क्या होगी। इस बात से डरता हुआ वो अपने घर की तरफ चल देता है। घर पे जब पहुंचता है तो क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, तो बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं। उन मेहमानों में एक अंकल होते हैं, पंबल चूक जिनका नाम है, वो आते हैं। और सारे लोग क्योंकि अनाथ है, तो सभी उसको एकदम टॉन्टिंग वे में समझाते हैं कि बेटा अच्छे बने रहना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, ये वो सब। और सब उसकी एक तरह से समझाते कम हैं, टॉन्ट ज्यादा मारते हैं। तो पिप को बहुत बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी बहन ही खुद उसको इतना नहीं चाहती है। और वो खैर जैसे भी है, उसको किसी तरह से झेल रही होती है। और पिप इस बिहेवियर से हर्ट महसूस करता है। तभी कुछ सैनिक आते हैं और वो उन दोनों भागे हुए, एक तो ये भागा हुआ है आपका मैगविच, और दूसरा कौन भागा हुआ है, कॉम्बिजन। तो उन दोनों की तलाश कर रहे हैं सोल्जर्स उनको पकड़ने के लिए। और वो कुछ हैंडकफ्स लेकर आए हैं सोल्जर्स, जो कि जो इसके जी से ठीक कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, जिनको पकड़ने में, चोरों को पकड़ने में, उनको हथकड़ियाँ लगाने में आसानी रहेगी। अचानक से उन लोगों को जब वो बात कर रहे होते हैं, कुछ शोर सुनाई देता है कि कोई लड़ाई हो रही है कहीं पे बगल में, किसी खाई में, गड्ढे में। जब वो वहां जाकर देखते हैं, तो दो कन्विक्ट आपस में जो भागे हुए थे, वही दोनों कन्विक्ट आपस में लड़ाई, मतलब एकदम गुत्थम गुत्ता कुश्ती हो रही होती है उनकी। और तभी उन कन्विक्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। पिप पहचान लेता है कि अरे ये तो एक कन्विक्ट वही है जिसको इसने खाना और फाइल दी हुई थी, लेकिन वो चुप रहता है, कुछ कहता नहीं है। दूसरी तरफ पिप इस बात से डर रहा होता है कि अब क्या होगा अगर मेरी बहन ने मेरी चोरी पकड़ ली। तो कन्विक्ट जब पकड़ा जाता है, तो वो खुद ही बोल देता है कि मैंने यहीं से या इस घर से खाना चुरा के खाया है और ऐसे अपनी हथकड़ियां काटी हैं। तो वो भागते, अरेस्ट होते होते पिप के खतरे को टाल देता है कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, वो चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ही ले लेता है। खैर पिप अब अब उन सब बातों के बारे में सोचने लगता है कि कैसा उसका जीजा उसके प्रति इतना ज़्यादा अफेक्शन दिखाता है। उसकी बहन थोड़ी रूड है, लेकिन उसका जो जीजा है जो गारगरी, वो बहुत अच्छा है और वो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शन, स्नेह से रखता है। पिप अब ग्रेटफुल समझता है अपने आप को उस अफेक्शन के प्रति कि हाँ, अगर मुझे प्यार मिल रहा है तो मुझे वो प्यार लौटाना चाहिए उसका। हालांकि आगे देखेंगे तो पिप भी बदल जाता है, उसके प्यार को लौटाता नहीं है। खैर जब पिप थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जो सोचने लगता है, क्योंकि लोहार है तो लोहार का ही काम ही सीखेगा, तो वो चाहता है कि मैं इसको ब्लैक स्मिथ या लोहार का काम सिखा दूं। लेकिन अभी तक वो छोटे छोटे कामों में बिजी रहता था।
अब कुछ दिनों से उसे स्कूल भेजा जाने लगा है, जो कि इवनिंग स्कूल होता है, जहाँ पर उसको बिडी मिलती है। और बिडी भी एक ऑर्फन गर्ल है, लेकिन अच्छी है। और वो पिप की मदद करती है कि किस तरह से शुरुआत में लिखा और पढ़ा जाता है। और बहुत ही अफेक्शनेट ढंग से वो पिप को पढ़ाया करती है। और पिप उसके बिडी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि हाँ, ऐसी महिला भी होती है। मिसेस गार्गरी को जब मार्केट से लौटती हैं तो बताती हैं पिप को कि जो मिस हविशम हैं, एक काफ़ी अमीर महिला हैं और जो कि एकांत में रहना पसंद करती हैं, वो पिप को अपने यहाँ बुला रही हैं। क्यों बुला रही हैं? बस इसलिए कि वो आए हमारे घर पे खेले। और क्योंकि काफ़ी अमीर हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह उसका बिहेवियर रहता है। और हो सकता है आने वाले टाइम पर मैं उसकी कुछ इकोनॉमिक हेल्प कर दूँ। गार्गरी जो कि थोड़ी लालची होती हैं, वो चाहती हैं कि पिप वहाँ जाए। और वो भी चाहती हैं मिस हबिशम कि पिप उनके यहाँ जाए और खेले। अगले दिन पिप मिस हबिशम के यहाँ ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंकल पंबलचूक के द्वारा, जो कि एक ट्रेडर हैं, उनकी जान-पहचान के हैं गार्गरीज़ के। वो पिप को लेकर पहुँचते हैं हबिशम के यहाँ। हबिशम जो कि एक बहुत ही पुराने घर में रहती हैं और उस घर का नाम होता है सैटिस हाउस। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं, तो आप याद रखेंगे क्या नाम होता है? सैटिस हाउस, SATIS, सैटिस हाउस उस घर का नाम जहाँ पे मिस हबिशम रहती होती हैं। वो पिप का स्वागत एक लड़की से कराती हैं। लड़की कौन है? एस्टेला, जिसको उन्होंने गोद लिया हुआ है। काफ़ी सुंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा अहंकारवादी है वो। हबिशम उसको इंस्ट्रक्शन करती रहती हैं कि कैसे पिप के साथ खेलो, कैसे उसकी मज़ाक बनाओ, उसकी गरीबी की, उसके तौर-तरीके की। सिर्फ़ उसकी मज़ाक बनवाने के लिए घर पे बुलाती हैं। ये भी नहीं कि सिर्फ़ अच्छा खिलाने के लिए, बस आया है तो मज़ाक बनाओ उसकी। इवन एस्टेला इतनी ज़्यादा रूड है, इतनी ज़्यादा कि वो उसके उसके भद्दे हाथों का मज़ाक बना रही होती है कि तुम्हारे हाथ कितने भद्दे बेकार से हैं और तुम कितने बेकार से दिखते हो। और उसकी फिज़िकल अपीयरेंस का भी मज़ाक बना देती है। पिप अपने आप को ह्यूमिलिएटेड, हर्ट और इंसल्टेड जाने क्या-क्या महसूस करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि मजबूर है। और ये सब करने के लिए कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको? हबीशम उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ऐसे-ऐसे इसके भावनाओं के साथ यूँ खिलवाड़ करो, ऐसे सिखाती रहती हैं। खैर कोई बात नहीं, जब बात हो जाती है कि चलो आज का खेल खत्म, तो जब वो जा रहा होता है तो एस्टेला लगभग उसको गेट से बाहर धक्का दे के निकालती है कि जाओ यहाँ से। और लास्ट में उससे कह देती है कि अब अगली बार 6 दिन बाद आना। अगली बार जब खेलने आओ तो 6 दिन बाद आओ। अब पिप नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उसको भेजा उसकी बहन ने। और इस तरह से उसको बिहेवियर मिला है तो बहुत ज़्यादा वो इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड होकर के वापस अपनी बहन के घर चल देता है। जब अब इस चैप्टर में हमें हबिशम और स्टेला के बारे में बताया गया है थोड़ा-सा। हबिशम के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनको लाइफ़ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और वो एकदम अकेले रहना पसंद करती हैं, यहाँ तक कि उनके कमरे में सनलाइट भी ना प्रवेश करे। इस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली हुई है। शी लिव्स अ सेक्लूडेड लाइफ़। एस्टेला को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और वो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको अहंकारवादी बनाया है। ये ट्रेनिंग किसने दी है? हबिशम ने ही बनाया हुआ है स्टेला को इस तरह से कि वो दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत करे, उनके दिल को तोड़े, बस सिर्फ़ अपना बदला लेने के लिए, जो उनका दिल टूटा है, उस हिसाब से। पिप अपने आप को स्टेला के आगे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करता है और उसे बुरा लगता है जब वो नफ़रत के साथ उससे व्यवहार करती है। अब डिकिंस ने यहाँ पे थोड़ी चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, आपको बस इतना समझना काफ़ी है। जब उसकी बहन उससे पूछती है पिप से कि कैसा बिहेवियर था, और ये अंकल भी पूछते हैं कि कैसा बिहेवियर था हबिशम और एस्टेला का, तो पिप जानबूझ के नहीं बताता कि मुझे इस तरह से उन्होंने इंसल्ट किया या ऐसा कुछ किया। वो एकदम तरह-तरह के झूठ इन्वेंट कर लेता है और हबिशम के बारे में बता देता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपनी ह्यूमिलिएशन और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छिपा लेता है। मिसेस गार्गरी बहुत खुश हो जाती हैं, उम्मीद करने लगती हैं कि लगता है हमारा जो पिप है उसके फ्यूचर को मिस हबिशम बना देंगी, उनके प्रभाव से ये अच्छा बन जाएगा, जो कि हम नहीं बन पाए। पिप जो को हर बात बता देता है अपने जीजा को कि नहीं, मैंने इन लोगों को झूठ बोला है और रियली उन लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरी गरीबी, मेरे हाथों की, मेरी फिजिकल अपीयरेंस की सबकी मजाक बनाई है, तो डेफिनेटली मैं वहां जाना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन जो कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे,
झूठ मत बोला करो, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और कोई बात नहीं, अपने आप को संभालो, ऐसे वो बड़े ही प्यार से समझा देते हैं। पिप अपने स्कूल जाता है और कोशिश करता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और मैं भी थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करूँगा जो भी हो जाए। और पब्लिक हाउस में कई बार वो जाया करता है, जो को बुलाने, जहाँ जो बैठ कर के पिया करता है। और जब वो उसको बुलाने गया होता है, वहाँ एक उसको अजनबी मिलता है। अजनबी पिप को एक 1 पाउंड का नोट दे देता है किसी कागज़ में रैप करके। मिसेस गारगरी को जब वो पैसा दिखाता है पिप वापस आकर के, तो उनको लगता है कि किसी ने इसको गलती से दे दिया है, क्योंकि इतना पैसा कोई बच्चे को क्यों देगा? तो ये कौन पैसा पहुँचाया होता है? मैगविच। लेकिन यहाँ पर अभी ये बात कहीं डिक्लेयर नहीं की जाती है, कहीं ज़्यादा छिपा कर रखी गई होती है। पिप अभिशम के यहाँ चला जाता है कि चलो कोई बात नहीं, उनका जब बर्थडे है, तो बर्थडे पर जब वो पहुँचता है तो एस्टेला भी वहाँ पहुँचती है, पहले से ही मौजूद है। वो उससे पूछती है कि मेरा व्यवहार कैसा था तुम्हारे प्रति? तो और मैं कैसी दिखती हूँ? पिप कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, काफ़ी सुंदर हो और आज तुम मुझे उतना इंसल्ट नहीं कर रही हो जितना तुमने मुझे पिछली बार इंसल्ट किया था। तो जैसा ही वो थोड़ी-सी तारीफ़ कर देता है स्टेला की, एस्टेला उसको ज़ोरदार तमाचा जड़ देती है कि अच्छा, तुम्हें लग रहा था मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही? तो ये लो, अच्छे से तमाचा उसके गाल पे जड़ देती है। अब जब वो नहीं रोता है तो स्टेला उससे पूछती है कि तुम रोते क्यों नहीं हो? तो पिप कहता है कि बस मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा हूँ। और तो वो फिर उसको थोड़ा इंसल्ट करती है, खैर कोई बात नहीं। और बाद में मिस हबिशम उसको बुला लेती हैं पिप को, और वो कोई एक्सरसाइज कर रही होती हैं गोल गोल घूमने वाली, तो वो पिप के कंधे का सहारा लेकर के पूरे कमरे में गोल गोल घूमती रहती है, अपने कमरे से बाहर नहीं आती हैं। वो कमरा जो उन्होंने अपना एक सेक्लूडेड प्लेस बना रखा है, वहां से बाहर वो नहीं निकलती हैं। अब गोल-गोल घूमते हुए अपने सारे फ्रस्ट्रेशन को वो बता देती है कि कैसे बेटा मैं ऐसी थी और मैंने किसी से प्यार किया था, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन उस दिन वो जिससे शादी तय हुई थी वो आया ही नहीं। तो वो वेडिंग ड्रेस अभी भी पहने हुए हैं और वो चाहती हैं कि मेरा मेरी डेथ हो जाए और इसी वेडिंग ड्रेस में मेरी डेथ हो जाए। तो कुल मिला के ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हैं, जो कि ठीक है, ह्यूमरस कैरेक्टर है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा वो टूटी हुई हैं। शी नीड्स सिंपैथी। लेकिन पिप छोटा है तो वो क्या इन सब बातों को समझे, बस उसने सुना और कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो बच्चा है अभी। एस्टेला पत्तों का जो खेल होता है कार्ड्स का, उसमें फिर से हरा देती है। एक बार पिछली बार जब पिप आया था तब भी हारा था और आज भी उसको वो हरा देती है। जाते वक्त एक पेल यंग मैन, एक ऐसा लगता है कि एकदम दुबला-पतला सा एक यंग मैन आता है और वो आकर के पिप को धमकी देता है किसी बात को लेकर के। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। दोनों जब लड़ते हैं तो पिप उसको हरा देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुबला-पतला है और उसको गिरा देता है मुक्का मार के। खैर, जब जाने का टाइम होता है सी ऑफ पर, तो एस्टेला जाकर के पिप से कहती है कि इफ यू लाइक यू कैन किस ऑन माय चीक। तो वो झुक करके अपना गाल आगे कर देती है और पिप उसे हल्का सा किस कर लेता है। तो ये किस एक तरह से मान के चलो जैसे नहीं किसी भिखारी को कोई चैरिटी में कुछ सिक्का दिया जाता है, तो उस हिसाब से पिप को एक भीख के रूप में एक किस दी जाती है। ये एक तरीका है अट्रैक्ट करने का कि हाँ, पिप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, उसके प्यार में पागल हो जाए और बाद में वो उसका दिल तोड़ सके। ये मिस हबिशम के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं जो एस्टेला फॉलो कर रही होती है। अब अगले दिन पिप हबिशम के यहाँ जाने से डर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने लड़ाई लड़ी थी, हो सकता है वो यंग मैन मुझे फिर से मिल जाए, इस बार मैं पीटा जाऊँ। खैर, सोचने के बाद फिर भी वो जाता है हबिशम के यहाँ और एस्टेला के बिहेवियर और हबिशम दोनों का बिहेवियर एकदम क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल है। पता ही नहीं कब क्या बोल देंगी, क्या कर देंगी। और पिप वहाँ से थोड़ा-सा समझने लगता है उन दोनों का बिहेवियर, अभ्यस्त कर लेता है अपने आप को। एस्टेला कई बार उसकी इंसल्ट करती है, कई बार उसको पैट्रोनाइज़ करती है कि जैसे मैं पैसे वाली हूँ, तुम गरीब हो, इस तरह से। कई बार उसको डाँटती भी है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, लेकिन पिप तो पिप है, वो अपनी हर बात एडजस्ट करके चलता रहता है, खेलने जाता रहता है। और हबिशम उसको लगातार स्टेला को कंटीन्यूअसली इंस्ट्रक्ट करती रहती है कि कभी भी तुम किसी के प्रति सिंपैथी नहीं दिखाओगी, किसी आदमी के प्रति तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखानी है क्योंकि पुरुष लोग बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, ये हबिशम का मानना है। अब हबिशम पिप से उसके फ्यूचर ड्रीम के बारे में पूछती हैं, तो पिप को लगता है कि शायद ये मेरे फ्यूचर को लेकर इंटरेस्टेड है
और वो अभिशम के यहाँ जाना जारी रखता है, उसके विजिट्स रेगुलर हो जाते हैं। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक दिन अभिशम उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं कि ठीक है, तुम जो को साथ में लाना, अपने जीजा को मेरे साथ, मेरे घर पर अपने साथ लेकर के आना। पिप अपने जीजा के साथ हबशम के यहाँ जाता है। हबशम उसको गिफ्ट के रूप में 25 गिनीज देती हैं कि ठीक है, इतने दिन तुम आए मेरे यहाँ, खेले, तुमने मेरा थोड़ा टाइम पास किया। उसके रूप में 25 गिनीज वो गिफ्ट के तौर पे दे देती हैं। मिसेस गारगरी बहुत खुश हैं, उनको पैसा मिल गया अपने भाई के सहारे, क्योंकि थोड़ी लालची भी हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पंबल चूक सजेस्ट करते हैं जोको कि अब पिप बड़ा हो गया है तो इसकी अप्रेंटिसशिप शुरू कर दो, इसको ब्लैक स्मिथ ही बनना है और तो कुछ बन नहीं पाएगा, तो शुरू कर दो इसकी ट्रेनिंग। तो कानूनी तौर पे सारी फॉर्मेलिटीज तय की जाती हैं, कागज के एक बॉन्ड भरा जाता है जिसमें ये अप्रेंटिस बनने को तैयार हो गया है, क्योंकि उसके पास और कोई मजबूरी नहीं है। अब अपनी बहन की जो रूडनेस है, सभ्यता है, खड़पन है, उसकी वजह से पिप को बहुत ज़्यादा घर पे रुकना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो का अफेक्शन है जिसकी वजह से वो वहाँ रहना थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल लगता है। अब अप्रेंटिसशिप के सवाल पे पिप को लगता है कि एस्टेला मेरे बारे में क्या सोचेगी, वैसे ही मेरे हाथ पैर की मजाक बनाती है। अगर मैं ये सब काम सीख लूंगा तो एस्टेला डेफिनेटली मेरी मजाक बनाएगी, और अगर अचानक वो घूमने किसी दिन आ गई तो मुझे देखेगी किस तरह से मैं काले अपने चेहरे और काले हाथों के साथ खड़ा मिलूंगा यहाँ फ़र्श पर, तो उसको बहुत बुरा लगेगा और इस वजह से वो मुझे नफ़रत करने लगेगी। अब पिप एस्टेला के सपने देखने लगा है, जो कि उसकी एक एडोलसेंट पीरियड में इस तरह से वो सोच रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। खैर, पिप की स्कूलिंग कंटिन्यू रहती है किसी तरह से अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ, और एक और अप्रेंटिस बुलाया जाता है ऑरलिक वहीं पर, और जो कि बहुत ज़्यादा दम्भी और बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। एक दिन पिप एस्टेला को देखने चला जाता है छुट्टी लेकर के, तो ऑरलिक भी अपनी छुट्टी माँगता है और लड़ाई लड़ कर के छुट्टी ले लेता है। मिसेस गारगरी आकर के उसको डाँट देती हैं, और इस वजह से दोनों में, ऑरलिक में और गारगरी में झगड़ा भी हो जाता है। रात के वक़्त क्या होता है कि मिसेस गारगरी पर कोई अननोन व्यक्ति अटैक कर देता है। अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो बच तो जाती हैं किसी तरह, लेकिन वो ना तो चलने में समर्थ रह पाती हैं, ना बोलने में, ना अपनी स्पीच भी खो गई है, और सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, और वो एकदम पूरी तरह से कह सकते हैं कि पैरालाइज़ टाइप हो जाती हैं। पूरी तरह से वो डिसेबल हो जाती हैं, और इतना खतरनाक अटैक कोई करता है। ये अटैक करता कौन है? ऑरलिक, लेकिन यहाँ पर चैप्टर में कहीं दिखाया नहीं गया है कि कौन करता है। ये सीक्रेट रखा जाता है, जो कि मैंने अभी बता दिया आपको। अब अपने बर्थडे पे पिप हबशम के यहाँ जाता है। एस्टेला, जब वो पहुँचता है पता लगा एस्टेला अब्रॉड गई हुई है कुछ तौर तरीके सीखने कहीं विदेश। पिप को एक गिनी देती है ये अ, हबिशम, जिसको बहुत ही वो अनमने ढंग से ले लेता है। अब ज़्यादा नहीं जाता है पिप, जब भी हबिशम का बर्थडे होता है तब वो जाया करता है, क्योंकि अब वो ब्लैक स्मिथ का काम सीख रहा होता है। अब यहाँ पर पिप और विडी दोनों के बीच में एक इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, और पिप उसको अपनी एम्बिशन के बारे में बताता है कि मैं बड़े होकर के पढ़ लिख करके एक जेंटलमैन बनना चाहता हूँ। हाई क्लास के जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे, सूट पहनने वाले, सूट टाई पहनने वाले, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, एक वेल एजुकेटेड। विधि विधि उस बात की, उसकी एम्बिशन को थोड़ा स्वीकार तो करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं दिखाती है, और पिप को इससे थोड़ा दुख होता है। धीरे-धीरे विडी के बिहेवियर को देखने के बाद पिप एस्टेला और विडी की तुलना करता है कि क्वालिटी में दोनों में क्या है। विडी सुंदर नहीं है, एक साधारण सी महिला है, लेकिन वो एस्टेला कभी नहीं हो सकती, खैर फिजिकल टर्म्स में। लेकिन अगर बात गुणों की जाए, तो वो एस्टेला से फार बेटर है, इतनी ज़्यादा अच्छी जितनी एस्टेला कभी नहीं हो सकती। फिजिकल ब्यूटी में विडी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी सारी क्वालिटीज़ में, गुणों में वो बहुत ज़्यादा गुणवान है, और एस्टेला ऐसी कभी हो ही नहीं सकती। अब पिप विडी को अपना सीक्रेट बताता है कि एक दिन हो सकता है मिस हबिसम उसको जेंटलमैन बनने की जो उसकी लालसाएं हैं उनको मदद कर देगी, ऐसा उसको लगता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ, 4 साल गुजर गए उन अप्रेंटिसशिप होते होते। एक दिन मिस्टर जैगर्स, एक जो लॉयर हैं, कैरेक्टर एनालिसिस में हमने बताया हुआ है, जब वो आते हैं और जो को बताते हैं कि तुम्हारा जो साला है पिप, उसको हम ले जाएंगे जेंटलमैन बनाने।
तो जैसे ही जैगर्स आकर ये बात बोलता है, पिप के मन में तुरंत बात आ जाती है, अरे डेफिनेटली मिस हविशम ने ही इसको भेजा होगा। वो मिस हविशम और स्टेला के बारे में बहुत अच्छे ख्याल रखता है। उसको लगता है कि अगर कोई मुझे आया है हेल्प करने तो डेफिनेटली इट मस्ट बी मिस हविशम, जिसको मेरी फ़िक्र है, इन्होंने ही मुझे भेजा होगा। इस जैगर्स को भेजा होगा जेंटलमैन बनाने के लिए। जैगर्स पिप को वार्न करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आप को लेकर या हविशम को लेकर, सब सारी भारी बातें, तुम कभी भी उस रहस्यवादी, उस बेनिफैक्टर का तुम नहीं पूछोगे जिसने तुम्हारे लिए अपना ये इतना बड़ी उदारता तुम्हारे ऊपर दिखाई है। तुम उस रहस्यमयी बेनिफैक्टर का नाम नहीं पूछोगे, कि तुम उसका नाम नहीं पूछोगे, सीक्रेट बेनिफैक्टर या जो रहस्यमयी उपकार करता है, दान करता है, उपकारी इसके प्रति, कि तुम बस पैसे एंजॉय करो, अपना जेंटलमैनशिप आगे बढ़ाओ, लेकिन नाम नहीं पूछोगे कभी भी है कौन। खैर ये डिसाइड होता है कि 1 हफ्ते में इसको पिप को कहाँ जाना है, लंदन, ये सब छोड़-छाड़ के। जो को समझाया जाता है कि पिप को आप छोड़ोगे अपने उस लीगल बॉन्ड से तभी जा पाएगा, अप्रेंटिसशिप के लीगल बॉन्ड से। जो बेचारा चाहता है कि पिप खुश रहे, तो जब वो जाने वाला है पिप, तो जो दोनों तरह से है कि एक तो उसको अपना इससे छोड़ना पड़ रहा है कि वो दूर जा रहा है, दूसरी वो थोड़ी उसे खुशी भी है कि कम से कम वो जेंटलमैन बन जाएगा, मैं नहीं बन पाया। पिप को पैसे दिए जाते हैं क्लॉथ्स और जर्नी के लिए। पिप तैयारी शुरू कर देता है और सपने देखने लगता है कि जब मैं जेंटलमैन बन जाऊंगा कुछ दिनों में, तो हबिशम मुझे प्रपोज करेंगे कि बेटा आ जाओ और हमारी एस्टेला से शादी कर लो। अब वो ये अडॉप्टेड डॉटर होती तो है, लेकिन पिप को नहीं पता होता है कि ये अडॉप्टेड है। वो यही सोचता है कि ये उसकी बेटी है और हबिशम एक दिन मुझे बुलाएंगी कि बेटा आओ और इससे मेरी बेटी से शादी करो, ये तुम्हारे सपनों की राजकुमारी है, इसको ले जाओ। ऐसा वो सपना देखने लगा है, लेकिन ऐसा हकीकत में कहीं नहीं हो रहा होता है। वो टेलर के पास जाता है, बूट मेकर के पास जाता है, मतलब ओवरऑल जो सारी तैयारियां उसको करनी होती हैं, वो सारी तैयारियां करने के बाद मिस हबिशम के पास जाता है, ये सोचते हुए कि चलो इतना पैसा मुझे वो दे रही हैं, तो कम से कम मैं उनसे मिलता हुआ तो जाऊं, यही मेरी रहस्यवादी दान करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रहस्यमय दान करता ये नहीं होती है। हबिशम ऐसा कोई लक्षण या ऐसी कोई बात पता ही नहीं चलती है कि ऐसा कुछ होगा। पिप फेयरवेल बोलता है जो विडी और अपनी बहन को कि ठीक है बहन, मैं चलता हूँ लंदन। और लंदन जाते हुए वहां पहुंचता है वो जैगर्स के ऑफिस में, जहां उसको उसका क्लर्क वेमिक रिसीव करता है कि आ जाओ बेटा, आ गए हो। और यहाँ से ले जाकर के जैगर्स उसके रहने की व्यवस्था कहाँ करता है, एक हर्बर्ट हर्बर्ट पॉकेट है लड़का, इसकी उम्र का ही, और कहाँ रह रहा होता है वो, बर्नार्ड्स इन। बर्नार्ड्स इन में हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहने की व्यवस्था कर देता है जैगर्स पिप की, कि तुम यहाँ रहो और यहीं रह के 8-10 दिन बाद तुम इसके पिता के पास जाओगे, हर्बर्ट पॉकेट के पिता के पास, वो तुम्हें पढ़ना लिखना और तमाम जो मैनर्स हैं, सिटी मैनर्स, जेंटलमैन बनने के लिए वो सिखाएंगे। पिप को इनकी लोकेलिटी अच्छी नहीं लगी, वो एकदम बड़े सपने देख करके आया था जो कि उसको पहली झलक में ही टूट गए, तो वो डिसअपॉइंटेड महसूस करता है। वेमिक उससे पूछता है कि क्या तुम कभी लंदन आए थे, तो वो कहता है कि नहीं कभी नहीं आया। तो वेमिक उसको ले जाता है और कहाँ छोड़ के चला जाता है, उसी इनके पास। हर्बर्ट कहीं बाहर गया हुआ होता है। जब वो वापस आता है तो वो भी यंग मैन है और पता चलता है कि वही यंग मैन है बेटा जिसको पिप ने कभी मिस हविशम के यहाँ लड़ाई में गिरा दिया था, मार गिराया था। तो ये बात कब की है, चैप्टर 11 की। खैर अब दोनों बड़े हो गए हैं, 4-5 साल तब से बीत चुके हैं, 15 साल से 20 साल का वित्त में अंतर हो जाता है। 15 साल का लड़का और 20 साल के लड़के में डेफिनेटली मेच्योरिटी का अंतर आ जाता है। तो अब दोनों मेच्योर हो गए हैं। अब हर्बर्ट पिप को बताता है कि वो हबिशम के यहाँ मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरे दूर की वो रिश्तेदार हैं और उन्होंने मुझे ट्रायल विजिट पे बुलाया था, कि यदि वो मुझे पसंद करती तो क्या होता कि एस्टेला का हाथ मुझे वो शादी में दे देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और हर्बर्ट को एस्टेला बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा हॉटी लगी। हॉटी मतलब यहाँ पे घमंडी है, वो वाली हॉटी नहीं, ब्यूटीफुल वाली, कि बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत अहंकारवादी लगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हर्बर्ट कहीं न कहीं पिप से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि पिप नहीं समझ पाया था एस्टेला के बिहेवियर को अच्छी तरह। लेकिन हर्बर्ट ने पहली मुलाकात में ही समझ लिया था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा अहमवादी और बहुत घमंडी, बेकार है, इससे दूर रहना चाहिए। खैर पिप को और हर्बर्ट बताता है
कि बेटा जिसको तुम उसकी बेटी समझ रहे हो वो उसकी एडॉप्टेड डॉटर है, वो उसकी रियल बेटी नहीं है, एडॉप्टेड है। और हबिशम ने उसको इस तरह से सिखाया हुआ है। और हबिशम जो कि बहुत ज़्यादा सेक्लूजन में रहती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उन्हीं ने इसको ट्रेनिंग दी हुई है कि ऐसे-ऐसे करना। और वो यंग मैन को ट्रिक करती है, और कभी वो एंगेज हुई थी खुद, और एंगेज होने के बाद जब वो व्यक्ति खुद नहीं आया उनकी शादी पर, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठ लिया, और ये उसी बात का नतीजा है कि आज वो लगभग हर मेल सेक्स जो भी पुरुष हैं, पुरुष जाति से उनको नफ़रत हो गई है हैविशम को। और यही उस डिटैचमेंट का, या उस जो डिच किया था कभी किसी ने उनको, वही नतीजा है। हर्बर्ट पिप को अपने पापा के घर हैमरस्मिथ ले जाता है। मिस्टर मैथ्यू पॉकेट इनका नाम है। ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत समझदार हैं। इन्हें अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज और हैरो यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हुई होती है, लेकिन अब ये प्राइवेट ट्यूटर का काम करते हैं। पिप मिस्टर मैथ्यू पॉकेट के घर में यूज टू हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, कंफर्टेबल लगने लगता है। इनसे ज़्यादा उसको वहाँ उसे अच्छा लगता है। पढ़ने लगता है। हर्बर्ट हर संडे लंदन जाता है, वहाँ बेमिक से मिलता है, जैगर्स की जो बहस होती है मुकदमे में उसको देखता है, सारी चीज़ें देखता है। मतलब जो लंदन लाइफ है, सिटी सोसाइटी आसपास सारी चीज़ें वो देखता समझता है कि जेंटलमैन किस तरह से रहते हैं। उस पर्सनैलिटी, उन ट्रेट्स को अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है। तो ये उसकी ज़िंदगी जेंटलमैनशिप की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और सिखाता कौन है? मैथ्यू पॉकेट, हर्बर्ट पॉकेट के पिताजी। अब 2 और स्टूडेंट होते हैं उसी ट्यूटरशिप में। एक होता है स्टार्टअप, ये अच्छा व्यक्ति है। ड्रमल, ये बहुत बेकार है, ये लड़ाई झगड़ा करने वाला, ये भी स्टेला की तरह एकदम दम्भी और बहुत ही घमंडी इंसान है। अब पिप उन दोनों से दोस्ती नहीं कर पाया क्योंकि ड्रमल अच्छा नहीं था, स्टार्टअप अपने में रहता था। पिप और हर्बर्ट जो कि कभी झगड़े थे, लेकिन आज बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। जैगर्स इन तीनों को इनवाइट करता है, पिप को, स्टार्टअप और ड्रमल को, अपने यहाँ डिनर पर। जब वो वहां पहुंचता है तो जैगर्स काफी ड्रमल की काफी तारीफ करता है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग मैन है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैगर्स अपने घर में उसकी जो हाउस कीपर होती है मॉली, उसको बुलाता है और कहता है कि देखो हमारी जो हाउस कीपर है, इसके हाथों में बहुत ताकत है, इसकी कलाई में बहुत दम है, तुम लोगों की कलाई में इतना दम नहीं है। ड्रमल जैगर्स की मजाक को सीरियसली ले लेता है, और वहां पर बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और एकदम गाली देने लगता है अपने स्टार्टअप और पिप को। लेकिन जैगर्स किसी तरह से उस सिचुएशन को मैनेज करते हैं, क्योंकि ड्रमल वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेहुदा और बहुत ही बदतमीज किस्म का व्यक्ति होता है। पिप को एक लेटर मिलता है जिसमें पता चलता है कि उसका जीजा जो मिलने आने वाला है, लंदन देखने आने वाला होता है कि मेरा जो साला है वो किस तरह से वहाँ रह रहा है, किस तरह से एडजस्ट हो गया है। पिप जैसे ही सुनता है कि उसके जीजा जी आने वाले हैं, उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है अरे क्या ये आएगा यहाँ पे, और ये अपने रस्टिक मैनर्स को लेके आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे एम्बेरस महसूस होगा। अब ये बात फिर से वही दिखावा वाली आ गई ना, ये यहाँ आकर के थोड़ा दिखावटीपन की जिंदगी में जीने लगा है। ये जो गांव में था वैसा नहीं रह गया है पिप, यहाँ पर आकर के दिखावा की जिंदगी में भरोसा करने लगा है। इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है कि उसका जीजा जब आएगा तो लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन मना भी नहीं कर सकता क्योंकि जो ने बहुत उसकी मदद की हुई है। जो आ जाता है और वो इसकी कंडीशन देख के बहुत खुश होता है। देखिए जो वास्तव में जीनुइन अच्छा व्यक्ति है, और पिप ऐसा नहीं है। तो वो बहुत खुश होता है कि अरे ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, जेंटलमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा वो महसूस करता है। पिप के स्टेटस से बहुत खुश होता है। पिप दूसरी तरफ अनकंफर्टेबल है कि मेरे जीजा में मैनर्स नहीं है, सिटी मैनर्स नहीं है, कैसे बात की जाए, क्या है हर्बर्ट के सामने। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। अब जो आकर के उससे कहता है कि हबिशम का मैसेज लेकर के आया हूँ कि एस्टेला जो कि अब्रोड गई हुई थी वापस आ चुकी है, और दोनों ही तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि इतने साल हो गए, तुम अब पैसे वाले हो गए हो, सबका बिहेवियर बदल चुका है। फिर से सोचने लगता है कि लगता है जैसे नहीं वो एक गाना है अपने हिंदी फिल्मों में कि शायद मेरी शादी का ख्याल, है ना, दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है। तो जैसे जो को पता चलता है, जो से पिप को, कि हबिशम ने बुलाया, तो फिर से वो सपने देखने लगता है कि इस बार लगता है पक्का मेरा
सपना पूरा हो जाएगा और स्टेला का प्रपोजल मुझे मिल जाएगा शादी के लिए। जो तैयारी कर देता है अपने वापस नेटिव प्लेस में जाने की, वहां जा कर के वो पहुंचता है। एक कन्विक्ट रास्ते में मिलता है उसको, जो कि उसको वही वाला कन्विक्ट जिसने कभी कागज में उसको रैप करके कुछ सिक्के दिए हुए थे, उसको अवॉइड करता है। खैर कोई बात नहीं, अवॉइड करने की कोशिश करने के बाद वो पहुंचता है वहां। और अब वो क्या करता है कि जो के साथ नहीं रुकता। अपने नेटिव प्लेस में जाने के बाद वो जो के साथ नहीं जाता है, कहाँ रुकता है क्योंकि पैसे वाला हो गया है। तो वो एक इन है ब्लू बोअर, यहाँ पर जाकर के कमरा हायर कर लेता है, ये सोच करके कि अगर मैं जो के साथ रुकूंगा तो स्टेला मुझे अभी भी वैसा ही समझेगी, एक कॉमन और मतलब एक कॉमन और देहाती। तो ये दिखावापन पिप में आ चुका है। तो ये क्या दिखाता है? लैक ऑफ मेच्योरिटी। तो वो जाकर के इन में रुकता है और अगले दिन उससे हबिशम और एस्टेला से मिलने की तैयारी करता है। अगले दिन वो बहुत एक्साइट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लेकर के पहुंचता है कि आज तो पक्का मुझे प्रपोजल मिल ही जाएगा हबिशम से, यहाँ मेरी बेटी से शादी कर लो। जब वो वहां पहुंचता है तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टेला भी वहीं पर है और वो उसमें कोई भी फीलिंग नहीं दिखाती है, कोई भी टेंडरनेस नहीं दिखाती है। ऊपर से ये और बोल देती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है नहीं। और जब अकेला ये रह जाता है हबिशम के साथ, तो हबिशम उससे पूछती है कि तुम्हें स्टेला कैसी दिखती है? तो वो कहता है कि मुझे तो बहुत सुंदर दिखती है और बहुत अच्छी है वो तो। तो इस पे हबिशम बहुत खुश हो जाती हैं और कहने लगती हैं। अब ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। ये मिस हबिशम के ट्रू कैरेक्टर्स को दिखाती हैं। क्या कहती हैं मिस हबिशम? कि love her, love her, love her. If she favors you, love her. If she wounds you, you love her. If she tears your heart to pieces, love her. And Miss Avisham आगे ये भी कह देती हैं कि I will show you what true love is. It is blind devotion, self humiliation and utter submission. ये बताती हैं, ये विचार हैं मिस हबिशम के कि वो कुछ भी करे बेटा, लेकिन तुम्हें उससे प्यार करना है। क्योंकि प्यार का मतलब क्या है? एक डिवोशन और खुद की बेइज्जती है। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बेइज्जत करा लिया कॉम्पिटिशन के हाथों मिस हबिशम ने, वैसे ही समझती है। और अटर सबमिशन, और पूरी तरह से जैसे हम अपने आप को किसी के सामने सुपुर्द कर दें, सरेंडर कर दें कि तुम जैसा हमें ट्रीट करो करो, हम तुमसे प्यार करेंगे। तो ये एक नेगेटिव फिलोसफी है जो मिस हबिशम के मन में बन चुकी है प्यार को लेकर के। जैगर्स भी वहीं आए हुए होते हैं, पता लगा है वो अपने बिजनेस पर्पज से आए हैं। और उनकी प्रेजेंस पिप को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि पिप नहीं चाहता कि उनके सामने वो एस्टेला से कुछ कहे। अब वो सोचने लगता है कि आखिर एस्टेला कब मुझ में इंटरेस्ट दिखाएगी, क्या होगा। और वो उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है और वो दुखी होकर के इंग्लैंड लौट आता है। हर्बर्ट पहले से अवेयर हो चुका है कि पिप क्यों स्टेला स्टेला के चक्कर में पड़ा है। वो जान जाता है कि उसके मन में क्या है स्टेला को लेकर के। खैर फिर भी दोस्त होने के नाते वो अच्छे विचार व्यक्त करता है कि कोई बात नहीं, लगे रहो बेटा, एक दिन तुम्हें सफलता मिल जाएगी। बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी पिप एस्टेला को भूलने में अनेबल है। वो उससे अपने मन से एस्टेला को निकाल नहीं पा रहा है। उसे एस्टेला से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, उसकी क्रुअल्टी पर भी प्यार हो गया है। एक दिन वो थिएटर जाता है हर्बर्ट के साथ। हेमलेट प्ले की मंचन वहां चल रहा होता है थिएटर में, उस मंचन को, नाटक को देखने। और कुछ समय बाद उसको एक लेटर मिलता है कि एस्टेला लंदन आने वाली है, यहाँ से उसको कहीं और जाना है और तुम उसको स्टेशन रिसीव करने चले जाओ। तो वो जब जाता है काफी टाइम पहले वहाँ, वहीं पर वेमिक मिल जाता है। वेमिक कहता है चलो थोड़ा तो जेल घुमा दूं, क्योंकि स्टेला के आने में टाइम होता है। जेल घूमता है, जेल में वो बताता है किस तरह से कन्विक्ट और लॉयर्स के बीच की रिलेशनशिप क्या है। तभी स्टेशन आ जाता है घूमने घामने के बाद जेल। और स्टेला आ जाती है। स्टेला आती है तो जब वो दिखती है, स्टेला को वो देखता है तो कैसी दिखती है स्टेला? एकदम ब्यूटीफुल, प्राउड और रिफाइंड, जैसे कि वो हमेशा दिखती है। फिर स्टेला को देखता है, अपनी खुद की जिंदगी उससे कंपेयर करने लगता है कि किस तरह से उसकी जिंदगी में अंतर है एस्टेला की जिंदगी से। एस्टेला पिप को बताती है कि मैं यहाँ लंदन रुकने नहीं आई हूँ, कि मुझे कहाँ जाना है, रिचमंड जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। वहाँ मुझे कुछ नए लोगों से मिलना है और मैं वहाँ उनके तौर तरीके सीखूंगी। मतलब वो भी जैसे ये आया है जेंटलमैन बनने, तो वो जेंटल लेडी तो पहले से ही है, लेकिन और अच्छे तौर तरीके सीखने आई हुई है।
पिप एस्टेला को उसकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करने के बाद चला आता है अपने टूटे दिल के साथ, क्योंकि रास्ते में भी एस्टेला ने उससे कोई भी रोमांटिक बात नहीं की है और यहाँ तक कि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाया है। पिप बहुत दुखी है। खैर, कोई बात नहीं। लंदन में रह के पिप के अंदर कुछ एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत फिजूल खर्ची की आदतें बन गई हैं। अब वो ज़्यादा खर्च कर दिया जा करता था, जितना कि उसको उसके सीक्रेट बेनिफैक्टर से मिलता है, उससे ज़्यादा वो खर्च कर देता है। इसका नतीजा ये हुआ कि उस पे कर्ज भी हो गया। ना केवल इस पे कर्ज हो गया, बल्कि हर्बर्ट भी इसकी संगत में बिगड़ गया और वो भी कर्ज में डूब गया है। एक दिन उसको एक लेटर मिलता है, जिसमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है। अब हालाँकि उसकी सिस्टर ने कभी उससे इतना प्यार नहीं किया, लेकिन फिर भी सिस्टर तो सिस्टर है और उसकी डेथ से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उस अननोन अटैकर के बारे में सोचने लगता है कि जिसने उसकी मौत को इतनी ज़्यादा जल्दी ला दिया, क्योंकि वो इतनी जल्दी मरने वाली तो नहीं थी। लेकिन अब अटैक हुआ तो पैरालाइज़ टाइप हो गई और बेचारी ट्रेजिक डेथ मर गई। अब वो अपने नेटिव प्लेस में चला जाता है अपनी बहन के अंतिम संस्कार में भाग लेने। विडी वहाँ पहुँचती है और उसने डिसाइड किया है कि अब, क्योंकि बिडी की सेवा के लिए रखी गई थी, गारगरी की सेवा के लिए रखी गई थी बिडी। तब वो कहती है कि अब तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है और मैं स्कूल टीचर बन जाऊंगी। अगर मैं जो के साथ ऐसे रहूंगी तो डेफिनेटली समाज में बदनामी होगी और मैं ऐसे जो के घर में नहीं रह पाऊंगी। पिप अब बहुत बड़े कर्ज में था, लेकिन उसको बताया गया कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तुम्हें बताया जाएगा। तो वो अपने 21 साल की उम्र होने का इंतजार कर रहा होता है लंदन में वापस आने के बाद, संस्कार से, अंतिम संस्कार से। और जब वो 21 साल का हो जाता है, 21वें बर्थडे पर उसको 500 पाउंड्स का एक चेक मिलता है। जैगर्स को बताता है कि तुम्हें हर साल इतने पैसे मिला करेंगे, 500 पाउंड, और ये वही सीक्रेट बेनिफैक्टर है जो कि तुम्हें अभी तक पैसे देता रहा, लेकिन नाम नहीं बताया जाएगा, ये ध्यान रखना। पिप अभी भी सोचता है कि मिस हबिशम ही ये सब करा रही हैं, जो पैसा उसको मिल रहा है, जो भी ओवरऑल हो रहा है, उसको जेंटलमैन बनाने का काम कौन कर रहा है? मिस हबिशम, जिससे कि वो एस्टेला से मेरी शादी करा सकें। ये अभी भी इल्यूजन में जी रहा होता है, इसकी अभी भी वही सारी कमियां हैं जिस कमी के साथ ये जी रहा था, कि लगता है हबिशम ही सब कुछ कर रही है। हर्बर्ट क्योंकि कर्ज में था उसके साथ, पिप के साथ-साथ, लेकिन पिप ने को जो पैसा मिला था 500 पाउंड, उसने उन पैसे में करीब 100 पाउंड एक इन्वेस्टर को दे दिया कि वो हार्वर्ड की मदद कर दे एक बिजनेस शुरू करने में। तो इस तरह से पिप ने एक दोस्त का अच्छा रोल अदा किया, लेकिन ये बात उसने हार्वर्ड को नहीं बताई। उसने यूं दिखाया कि जैसे कि किसी ने उसको किया हो, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं हूँ हार्वर्ड की मदद करने वाला। जैसे जिस तरह से इसकी सीक्रेट हेल्प हो रही थी, वैसे ही पिप ने हार्वर्ड की सीक्रेट हेल्प की। खैर, पिप रिचमंड जाया करता था जहाँ एस्टेला रुकी हुई है, और जब वो वहाँ जाया करता था तो उसको वो पिप को टीज किया करती थी, दिखाया करती थी, देखो कितने लोग मेरे पीछे हैं, कितने लोग मर रहे हैं मेरे पीछे। और ये बात पिप को बहुत बुरी लगती थी। उसके बहुत सारे सूटर्स थे, बहुत सारे एडमायरर्स थे कि हाँ, मैरी मी, मैरी मी, मैरी मी, सब बहुत सारे थे। ऐसी सिचुएशन दिखा रहे हैं जैसे एक अनार और 100 बीमार वाली। अब इस सिचुएशन में जब पिप देखता था तो उसको बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस होती थी और उसका एकदम अपने आप को टॉर्मेंटेड महसूस करता था, कि जैसे मानसिक रूप से वो टॉर्चर किया जा रहा हो। दूसरी तरफ एस्टेला की ये ईमानदारी थी कि एस्टेला ने कभी पिप को कभी झूठी उम्मीद नहीं दी थी। उसने कभी ऐसी बात नहीं की कि उसको पिप को लगे कि वो उससे प्यार करती है। ये तो उसकी खुद की अपनी गलती थी कि वो उसकी खुद खुद की एक जो फॉल्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी, ये खुद की थी और ये गलती पिप की थी। एस्टेला की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने कभी भी उसको कोई उम्मीदें नहीं दी थी। ये तो खुद इसकी बनाई हुई थी। इसके अलावा उसने ये भी बोल दिया था कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नरमी, कोई सिंपैथी नहीं है, तो कोई तुम झूठी उम्मीद मत पालना। अब एस्टेला को विषम के द्वारा बुलाया गया, क्योंकि ये जो शूटर्स बहुत सारे थे यहाँ पर, इस सुना होगा हबिशम ने, तो हबिशम ने स्टेला को बुलाया कि वापस आ जाओ। वापस में पिप उसके साथ गया स्टेला को छोड़ने हबिशम के पास वापस नेटिव प्लेस पे। और इस बार एस्टेला और हबिशम के बीच में खूब गहमा गहमी, खूब अच्छी बहस हो गई। हबिशम ने एस्टेला को अक्यूज किया कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो, बहुत ज्यादा तुम अकृतज्ञ हो, बहुत बेकार हो। और
एस्टेला ने अमिशम को बताया कि नहीं नहीं, मैं जैसी भी हूँ ये सिर्फ आपने बनाया है। जैसी मैं आज हूँ, यू मेड मी, तुम्हारी गलती है। अगर मैं बुरी हूँ तो तुम्हारी गलती है। अभिशम को ये बात सुन के बहुत बुरी लगती है कि अरे ये तो मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं करने लगी। खैर, कोई बात नहीं। लंदन में एस्टेला का इंटरेस्ट डेवलप हो गया था किसमें? ड्रमल में। ये वही ड्रमल है जो कि पिप के साथ पढ़ा करता था मैथ्यू पॉकेट के पास, और बहुत ही ज्यादा बदतमीज और एक असभ्य टाइप का व्यक्ति है। और इसमें एस्टेला को इंटरेस्ट हो गया। तो जैसे कहते हैं कि जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है उसको वही इंसान समझ में आता है। एस्टेला भी ऐसी है, घमंडी दम्भी, और ये भी एकदम दोनों। तो दोनों में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। पिप सीधा साधा एस्टेला को समझ नहीं आया। जब इसको पता चलता है पिप को, तो उसको समझाता है कि ऐसा मत करो क्योंकि वो बहुत बेकार है। लेकिन वो नहीं सुनती है। ये कैसा था? ड्रमल ब्रूट लाइक इंस्टिंक्ट, जानवरों जैसे इसके इंस्टिंक्ट्स हैं एकदम। कोई सिंपैथी, कंपैशन, टेंडरनेस बिहेवियर में थी नहीं। खैर, एक दिन स्टोर्मी और बहुत तूफानी रात थी। पिप अकेला अपने लंदन के घर में, वो मैथ्यू पॉकेट के यहाँ से कहीं दूसरी जगह रह रहा है, और हर्बर्ट इसके साथ रह रहा था। वो गया हुआ है अभी फ्रांस। उस अकेली रात में अकेला था, उस अंधेरी तूफानी रात में ये पिप। तभी अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आता है, और ये विजिटर वही होता है जो पिप को कभी मिला था उस चर्च यार्ड में करीब कुछ साल, 20 साल पहले। और अब उस जिसको उसने कभी फाइल और फूड दिया हुआ था। कन्विक्ट आकर के पिप को बता देता है सब कुछ, कि जब तुमने मुझे वो फाइल और फूड दिया था तो मैं भागा हुआ था और मुझे अरेस्ट कर लिया गया था उसी दिन। अरेस्ट करने के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुझे डिपोर्ट किया गया। तो मैंने वहाँ जो भी पैसा कमाया, वो सारा पैसा मैंने बचाया था, और वो सब पैसा मैंने जैगर्स के थ्रू तुम्हारे पास पहुंचाया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे अच्छाई दिखी थी। तो मैं तुम्हें जेंटलमैन बनाना चाह रहा था, इसलिए सारा पैसा मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया है। और जो भी पैसा तुम्हें अभी तक मिला है वो मेरी कमाई का पैसा था, और मैंने तुम्हारी अच्छाई देख करके ये सब किया। और तुम मुझे अपना दूसरा पिता समझो, तुम्हारा असली पिता जो भी हो, लेकिन तुम मुझे अपना दूसरा पिता समझो। तो पिप को अब सब समझ में आ गया कि उसका रियल जो बेनिफैक्टर है वो कौन है, क्योंकि अभी तक वो अभिशम को समझता था, अब तो सामने ही आ गया। और जैसे उसे पता चला कि उसका जो बेनिफैक्टर है वो कौन है, क्रिमिनल, तो पिप को उससे बहुत ज्यादा डिस्गस्ट, नफरत हो गई कि मैं एक क्रिमिनल का पैसा खर्च कर रहा हूँ अपने ऊपर, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। उसे बहुत बुरा लगा। और वो क्रिमिनल के पैसे के द्वारा हेल्प की जा रही है तो सोच सोच के उसको बहुत बुरा लगने लगा। उसे नफरत हो गई उससे, उससे भी और खुद से भी। कन्विक्ट बहुत अफेक्शन दिखाता है, पिप को गले लगाना चाह रहा है, लेकिन पिप उसको अवॉइड कर रहा है कि कहीं उसको टच ना कर ले। और नफरत की वजह से वो एक कोने में सिकुड़ता जा रहा है। और कन्विक्ट जो मैगविच है, वो उसको गले लगाना चाह रहा है आउट ऑफ अफेक्शन। लेकिन पिप बचना चाह रहा है। क्या नाम है उसका? मैगविच। और वो बताता है कि ये सारा पैसा मैंने सिर्फ तुम्हारे उस काइंड एक्ट के लिए किया जो तुमने मुझसे मेरे साथ कई साल पहले किया था। अब वो कहता है कि क्योंकि मैं बहुत रिस्क लेकर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया हुआ हूँ, और मुझे यहाँ पर अगर मैं ये मेरे पास शिकायत, मतलब सरकार ने ये किया हुआ है कि अगर मैं आया हूँ वापस इंग्लैंड तो मुझे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। तो मैं बहुत ग्रेट रिस्क के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे आश्रय चाहिए, क्योंकि अगर पता चल गया शासन को, पुलिस को मेरे बारे में, तो डेफिनेटली आई विल बी किल्ड। तो अब पिप ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो उन सरकमस्टेंसेस से मजबूर होने के बाद वो उसको आश्रय दे देता है। अब मैगविच उससे और रिक्वेस्ट करता है कि ये जो मीटिंग तुम्हारी और मेरी है, इसको तुम सीक्रेट रखना, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और तुम लोगों को ये बता देना कि मेरे अंकल आए हुए हैं। और क्या नाम बताना? प्रोबिस। इसने अपना नाम भी बदल दिया है कि तुम प्रोबिस नाम से बताना, यही मेरा नया नाम है। और तुम बताना कि अंकल प्रोबिस आए हुए हैं। तो पिप इस बात को मजबूरी में मान जाता है। अब वो ये भी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि तुम्हें जो जेंटलमैन बनाने में जो खर्चा हुआ है वो मैंने ही किया है, और मैं अब इस भागम भाग की जिंदगी से तंग हूँ, और मैं छिप करके अंकल बन के तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा। अब पिप को बहुत बुरा लगा। उसने खैर इसके लिए दूसरा एक लॉज, दूसरी ठहरने रहने की जगह बनाई कि वहां जाकर के अंकल प्रोबिस रहने लगेंगे।
और उसने अब हर्बर्ट आएगा तो सोचा कि मैं बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, ये कौन है। तो हर्बर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे वो लोग। अब पिप जैगर्स के पास जाता है क्योंकि जैगर्स को भी पता होगा पैसा ये जब मैगविच दे रहा था। सारी कहानी कंफर्म करने जैगर्स बता देता है बिल्कुल प्रॉबिस सब कुछ सही कह रहा है। प्रॉबिस क्या मैगविच है, क्रिमिनल है, उसने ही तुम्हें ऐसा सब कुछ किया क्योंकि तुमने उसकी हेल्प की थी। तो हर्बर्ट उन सब चीज़ों को सुनने के बाद अपनी उस बात को सीक्रेट रखने के लिए चला आता है। अब जैसे ही हर्बर्ट आता है, हर्बर्ट को वो कसम खिलाते हैं दोनों, ये पिप और मैगविच बाइबल की कसम खिलाते हैं कि तुम नहीं बताओगे किसी को कि हमारे साथ वो क्रिमिनल रह रहा है जो कि यहाँ रहने के योग्य नहीं है। दोस्त होने के नाते हर्बर्ट उस बात को मान जाता है। अब पिप वैसे तो कर्ज में है, लेकिन अब उसे नफरत इतनी हो गई है कि मैगविच से वो कुछ भी पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है। वो उससे दूर रहना चाह रहा है कि मैं बस इससे बच जाऊं और ये यहाँ से चला जाए। तो ये ऐसा कब हो पाएगा कि जब उसको इंग्लैंड से बाहर भेज दिया जाए। इंग्लैंड में रहेगा तो डेफिनेटली पुलिस पकड़ेगी और फांसी लगा देगी। पिप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, ढंग से सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, ऊपर से पैसा नहीं है। बहुत सारे क्रेडिटर्स आते हैं, पैसा मांगते हैं उससे। खैर, कोई बात नहीं। मैगविच अब हर्बर्ट और पिप को दोनों को अपना पास्ट बताता है कि उसका साथी था एक कॉम्पिजन, और कॉम्पिजन बहुत ज़्यादा बेकार था। हम दोनों साथ साथ एक्टिविटीज किया करते थे क्रिमिनल। लेकिन एक दिन जब हम लोग पकड़े गए तो कॉम्बिसन ने बोल दिया कि तुम अपनी बचाव करना, मैं अपना बचाव करूंगा, कोई किसी का नाम नहीं लेगा। लेकिन जब कॉम्बिसन से पूछताछ हुई तो कॉम्बिसन ने झूठ बोल दिया, अपना बचाव कर लिया और इसको पकड़ा दिया, बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि मैगविच को 14 साल की सजा हुई और कॉम्बिसन को सिर्फ 7 साल की सजा हुई। जब दोनों बचे वहां से भागे, बचने के बाद तो मैगविच ने सोल्जर्स को बता दिया कि ये रहा कॉम्पिटिशन, इसको पकड़ के बंद कीजिए। और उस प्रोसेस में ये दोनों लड़ रहे थे, जब ये खुद पकड़े गए, मैगविच भी पकड़ा गया कॉम्पिटिशन को पकड़ाने के लिए। तो जैसे ये बात पता चली तो इसको याद आ जाता है कि किस तरह से जब ये दोनों लड़ रहे थे तो सोल्जर्स ने दोनों को पकड़ा था। ये पूरा सीन उसको याद आ जाता है जब बचपन में इसने खुद देखा था, पिप ने, जब दोनों पकड़े गए थे। आगे ये भी पता चलता है कि कॉम्बिसन ही वही व्यक्ति है जिसने मिस हविसम के साथ शादी प्यार का नाटक किया था और शादी वाले दिन वहां नहीं पहुंचा, पूरा पैसा उनसे ऐंठ लिया और उनको धोखा दे दिया। तो मिस हविसम की बर्बादी के पीछे भी यही है कॉम्बिसन। अब पिप के मन में एक नया डर उत्पन्न हो जाता है कि जिस तरह से मैगविच बाहर आके घूम रहा है, इसका दुश्मन कॉम्बिसन भी घूम रहा होगा। और अगर उसको पता चला कि मैगविच आ गया ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड तो डेफिनेटली वो पुलिस को बता देगा और वो इसको पकड़वा के ही छोड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में तगड़ी दोस्ती दोस्ती जो थी वो तगड़ी दुश्मनी में बदल चुकी है। अब वो विश करता है कि किस तरह से हम अपने मैगविच को इंग्लैंड से बाहर दोबारा भेजें जिससे कि वो जीवित रह सके। और इस तरह से पूरी बात चलती है। लेकिन एक बार वो अंतिम टाइम एस्टेला से मिलना चाहता है क्योंकि अब पिप की थिंकिंग बदल गई है। वो चाहता है कि मैं भी इसके साथ अब्रॉड चला जाऊं, क्योंकि उसने काफी उसको जेंटलमैन बनाने के पीछे मैगविच का ही हाथ है, ऐसा वो सोच रहा होता है। तो अंतिम टाइम मिलने के लिए ड्रमल ये पिप जाता है अपने नेटिव प्लेस, उसी ब्लू बोअर इन में रुकता है। लेकिन जब जहाँ वो रुका होता है उसको ड्रमल दिख जाता है कि अरे ड्रमल ये यहाँ क्या कर रहा है। उसको नहीं पता होता है कि कहानी क्या चल रही है। ड्रमल और एस्टेला दोनों, शिप को बहुत जेलसी होती है और वो अपने आप को टॉर्मेंटेड टॉर्चर्ड महसूस करता है। अगली सुबह वो पहुंचता है हैविशम और स्टेला के पास और इस बार बहुत सख्त शब्दों में बोलता है कि मैंने आपको अपना बेनिफैक्टर समझा था जो कि आप नहीं निकली। इसके अलावा मैंने स्टेला से बहुत उम्मीदें की थी कि मेरे वो प्यार का जवाब देगी जो कि उसने नहीं दिया। वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। आप दोनों ने ही मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, ये सब बहुत ज़्यादा बुरा किया है। बहुत कुछ बोल देता है। स्टेला कहती देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं कहा कि आई लव यू। मैंने हमेशा कहा है कि आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सॉफ्टनेस और सिंपैथी इन माय हार्ट फॉर यू। लेकिन खैर जो भी है, पिप बहुत ज़्यादा बोल देता है, अपनी सारी भावनाएं इस बार उड़ेल देता है उन दोनों के सामने। और वो कहता है कि मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं क्योंकि सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। एस्टेला उसको बता देती है कि और सुनते जाओ, आई एम गोइंग टू मैरी ड्रमल। ड्रमल से मेरी शादी होने वाली है।
पिप कहता है स्टेला ठीक है तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो कोई बात नहीं, लेकिन ड्रमल से शादी नहीं करो क्योंकि वो बहुत बेकार इंसान है। लेकिन एस्टेला एकदम उसके प्यार में पागल है और वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं जो भी हो मैं इससे ही शादी करूंगी। उसकी सारी वार्निंग को वो रिजेक्ट कर देती है। अब पिप लंदन लौट आता है बेचारा दुखी होकर के। रास्ते में उसको वेमिक का एक नोट मिलता है, उस नोट में लिखा होता है डोंट गो होम, घर नहीं जाना। मतलब कोई रिस्क है, क्योंकि उसके घर के कोई नजर रख रहा है। ये कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, जो उसके घर पे नजर रखे हुए है। अब उस रात ये किसी इन में अपनी रात गुजारता है, क्योंकि घर नहीं जाता है कि उसको रिस्क है उसकी जिंदगी का। पिप और हर्बर्ट मैगविच को क्लेरा के हाउस ले जाते हैं। क्लेरा कौन है? ये हर्बर्ट की बिलव्ड है। ये एस्टेला जैसी नहीं है, ये उससे हर्बर्ट से भी प्यार करती है। बैक दोनों मैगविच को कोशिश करते हैं कि इंग्लैंड से बाहर ले जाया जाए, और वेमिक की मदद लेते हैं। वेमिक उनको जो बताता है उसी हिसाब से दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों इतने शातिर नहीं होते हैं, चालाक होते हैं, मतलब सिंपल सीधे हैं। तो वो वेमिक का सहारा लेते हैं। वेमिक उनको बताता है उसी हिसाब से करते हैं। ये दोनों एक बोट हायर करते हैं, डेली उसकी रोइंग करते हैं, जिससे लोग समझ जाएं कि ये तो रोज चलने वाले हैं, लोगों को उनकी एक्टिविटीज थोड़ी कम सस्पिशस लगे। क्योंकि एक दिन वो रोइंग करते हुए ही मैगविच को उस बंदरगाह पे ले जाएंगे जहां से वो विदेश भाग सके। पिप के अंदर एक बहुत डर बैठा हुआ है कि एक खतरा जरूर है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा दुश्मन है मैगविच का। और एक अपराधी का साथ देने का मतलब है खुद भी उस अपराध में शामिल हो जाना। कई सारे हफ्ते निकल जाते हैं और उनको मौका नहीं मिलता है। वेमिक नहीं बताता है कि कब आपको यहाँ से निकालना है, तो मौका नहीं मिलता दिखता है। इसके अलावा पिप ऑलरेडी ग्रेट फाइनेंशियल क्रंच में है। बहुत सारे उसके उधार देने वाले उसको वापस आ गए हैं उधार मांगने के लिए। तभी पता चलता है कि कॉम्बिसन भी आसपास घूमता हुआ देखा गया है, और वो थिएटर में भी देखा गया था। तो कुल मिला के खतरा बरकरार है। कई एक हफ्ते बाद जैगर्स पिप को बताता है कि मिस हबिशम तुमसे मिलना चाहती हैं। पिप फिर से चला जाता है, जैगर्स के पास पहले पहुंचता है, जहां उसको एक सच्चाई पता चलती है कि एस्टेला जो है वो मॉली की डॉटर है। मॉली कौन है? जैगर्स की हाउसकीपर, जिसके बारे में आपको याद होगा उस मीटिंग में डिनर के टाइम पे कभी, जब इस जैगर्स ने पिप और ड्रमल और स्टार्टअप को बुलाया था अपने यहाँ, तब उसने बताया था कि मेरी हाउसकीपर की कलाई में बहुत दम है। तो हाउसकीपर ये कौन है? मॉली। और कौन है? स्टेला की माँ, जिसको जैगर्स ने फांसी लगने से बचाया था, क्योंकि मौली मर्डर करके आई हुई थी। और उस मर्डर से बचाया था किसने? उस फांसी से जैगर्स ने। और इसी वजह से वो उसके घर में उसकी हाउसकीपर बन के रह रही है। ये रहस्य कौन बताया था? वेमिक बताता है पिप को। पिप हबिशम के पास पहुंच जाता है, क्योंकि ये बुलाया गया है उसको, हबिशम मिलना चाहती हैं। हबिशम के पास पहुंचता है, जो कि हबिशम पिप से कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्रूअल था। और वो बार-बार एकदम शॉक में कहती हैं कि व्हाट हैव आई डन? व्हाट हैव आई डन? व्हाट हैव आई डन? मैंने क्या किया? क्या किया? खैर कोई बात नहीं, पिप उनको माफ़ कर देता है। और वो हबिशम हर्वर्ड को देने के लिए एक चेक देती हैं, कितने? 900 पाउंड्स का, कि पैसे उसको दे देना। और वो एक्सट्रीम रिमोर्स व्यक्त करती हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने एस्टेला को इस्तेमाल किया तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बनाने के लिए, तुम्हारा दिल तोड़वाने के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिप कहता है इन बातों का कोई मतलब नहीं है, और वो वहां से अगले दिन लंदन के लिए आने की तैयारी करने लगता है। आने से पहले वो सोचता है कि एक बार देख लूं, क्योंकि ये बहुत कल बहुत पछतावा कर रही थी, आज कैसी हैं। एक बार हबिशम के घर वो जाना चाहता है उनको चेक करने। जब वो चेक करने जा ही रहा होता है उनके घर पे, देखता है कि वो एकदम आग की लिपटों में जल रही होती हैं मिस हबिशम। पता नहीं क्या हुआ है, उनकी जो वेडिंग ड्रेस जो वो पहने रहती थी उसी में आग लग गई लैंप से रूम में। तो वो एकदम जल रही होती हैं। पिप किसी तरह से उस आग को बुझाता है। आग बुझाने में उसके खुद के हाथ भी जल जाते हैं। हबिशम बेहोश होके गिर जाती हैं, और वो किसी तरह से अपने आप को बचा के हाथ वाथ जले लेकर के वो आता है लंदन वापस। लंदन वापस आता है तो हर्बर्ट उसकी एकदम नर्सिंग करता है उसके हाथों को ठीक करने के लिए काफी दिनों तक। और मैगविच की जो पास्ट स्टोरी है, ये दोनों सुनते हैं हर्बर्ट और पिप। तो वो ये उनको निष्कर्ष निकलते हैं उन सब बातों से कि एस्टेला जो है वो
इसकी डॉटर है मैगविच और मॉली की, इन दोनों की डॉटर है। मॉली ने मर्डर कर दिया था किसका? मैगविच की प्रेमिका का। जो जो जैगर्स मर्डर की बात करता है मॉली के द्वारा, वो कौन होती है? मैगविच की प्रेमिका, मतलब मॉली के हस्बैंड की एक्स्ट्रा मैरिटल गर्लफ्रेंड, जिसको वो मर्डर कर देती है। और उसी मर्डर के इल्जाम में ही वो, मतलब अपनी बेटी को गुस्से में, क्योंकि इसका अफेयर होता है मैगविच का, एस्टेला जब छोटी होती है उसको लेकर के वो गायब हो जाती है। मैगविच क्राइम की दुनिया में चला जाता है। तो इस तरह से मैगविच क्रिमिनल बनता है और एस्टेला, उसकी बेटी, उससे दूर हो जाती है मॉली के द्वारा। और एस्टेला को ले जाकर के जैगर्स, मॉली से ले जाकर के जैगर्स कहाँ दे देता है? हबिशम को, जिसको वो अडॉप्ट कर लेती है। तो ये है एस्टेला की सच्चाई। पिप जैगर्स के पास जाता है उस पैसों को लेने के लिए जो मिस हबिशम ने हार्वर्ड के लिए दिया है, 900 पाउंड्स का। और वो एस्टेला के पेरेंटेज की बात भी पूछता है जैगर्स से कि क्या ऐसा है, मॉली और मैगविच की बेटी है? तो वो बोलता है कि बिल्कुल, एस्टेला मॉली और मैगविच की बेटी है, और मैंने ही अपनी हाउसकीपर मॉली से ले जा करके एस्टेला जब छोटी थी तो हबिशम को दिया था। तो ये सब समझ में आ जाता है। अब वेमिक से क्लियरेंस मिलता है कि बेटा आज मौका है, आज इसको ले जाओ और इंग्लैंड से बाहर दूसरे देश में छोड़ के चले आओ, किसको? मैगविच को। सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। पिप अब मैगविच के साथ जाने वाला होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उससे दूर हो, क्योंकि उसी ने उसको जेंटलमैन बनाया, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है। पिप को अचानक से एक लेटर मिलता है कि तुम्हें तुम्हारे मैगविच के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें और बताता हूँ कि तुम्हारा जो बेनिफैक्टर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। पिप को जैसे पता चलता है कि मैगविच की बात है तो तुरंत वो हर्बर्ट को रोक देता है कि रुको अभी आज का दिन और मैं देख के आता हूँ वहाँ नेटिव प्लेस में है क्या। वहां पहुंच के जैसे ही पिप पहुंचता है तो उसको ऑर्लिक अटैक कर देता है पीछे से। और वो पिप को अपना एकदम दुश्मन मान रहा होता है। और जब उसके गले में फंदा डाले हुए होता है एकदम बॉलीवुड फिल्मों की तरह, तब वो पूरी अपनी मन की बातें बता देता है कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। ऑर्लिक कहता है कि तुमने ही मेरी नौकरी छुड़वा दी हबशम के यहाँ, तुमने मेरा बिडी से लव अफेयर नहीं चलने दिया, तुमने ही मुझे यहाँ, मतलब अपनी बहन से मेरी बेइज्जती करवाई, अपने जीजा से बेइज्जती करवाई, मतलब तुम मेरे बहुत बड़े दुश्मन हो। और पिप कुछ नहीं कर पा रहा होता है, तेज से चिल्लाता है, तभी अचानक वो मरने ही वाला होता है कि अचानक से हर्बर्ट आ जाता है। हर्बर्ट ने भी वो जो नोट था, अनोनिमस लेटर था, वो पढ़ लिया था। उसे शक था तो वो पीछे पीछे ये भी आ जाता है एकदम बॉलीवुड फिल्म की तरह, और मौके पर आकर के पिप को बचा लेता है ऑर्लिक के पंजों से। ऑर्लिक बच करके भाग जाता है। अब हर्बर्ट, पिप और स्टार्टअप, ये जो फ्रेंड है इसका साथ पढ़ने वाला, इसको भी बुला लेता है, क्योंकि यहाँ पिप के हाथ जले हुए हैं। और ये तुरंत पहुंचते हैं लंदन, क्योंकि वो पूरा काम, पेंडिंग जो काम है उसे पूरा करना है। कौन सा पेंडिंग काम है? मैगविच को देश से बाहर ले जाने वाला। अब वो एक बोट हायर करते हैं और मैगविच को उसमें बिठा करके उस घर से बाहर निकलता है मैगविच, जिस घर में इतने दिन से वो छिपा हुआ था। तीनों चल देते हैं और जब तक रोइंग करते हैं जब तक कि शाम नहीं हो जाती है। अचानक से देखते हैं कि एक बोट उनका पीछा कर रहा होता है। क्या देखते हैं? वहां पे कॉम्पिसन है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी। कॉम्पिसन उस बोट में था। मैगविच जैसे ही कॉम्पिसन को देखता है, दोनों की तगड़ी दुश्मनी है, और मैगविच उसके ऊपर उछल देता, आक्रमण कर देता है कॉम्पिसन के ऊपर, अपने बोट से उस बोट में कूद जाता है सुपर हीरो की तरह। दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और स्ट्रगलिंग करते हुए, लड़ते हुए, और लड़ते लड़ते क्या होता है कि जो कॉम्पिसन है वो डूब जाता है, और मैगविच किसी तरह से सरवाइव कर लेता है। लेकिन सरवाइव कर तो लेता है, साथ में पुलिस, कॉम्बिसन पुलिस को भी लेके आया होता है। और दोनों, ये कॉम्बिसन मर गया और मैगविच अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसको के ऊपर ट्रायल चलने की तैयारी कर ली गई होती है कि चलो इसको जेल में डाला जाए, जेल में डाल दिया जाता है, ट्रायल होगा इसके खिलाफ। अब अब चीजें हो ही चुकी सारी। हर्बर्ट चला जाता है मिस्र, काहिरा, कि मैं वहाँ जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करूँगा, अपना ऑफिस जो उसने बिजनेस शुरू किया है वो। और जैसा भी है, ज़िंदगी बदलने वाली है इनकी। मैगविच, ट्रायल पूरा होने के बाद उसको सज़ा दे दी जाती है कि तुम्हें, क्योंकि पहले से ही बताया गया था कि डेथ सेंटेंस मिला हुआ है। अब पिप उसको बचाने के लिए बहुत माफ़ीनामे लिखता है, सब कुछ, लेकिन वो कोई नहीं सुनता। मैगविच के पास वो रोज जाता है, पिप उससे जेल में मिलने। मैगविच बहुत खुश होता है कि चलो कम से कम मैंने जिसको अच्छा समझा था वो अच्छा ही है, और इस सिचुएशन में भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा।
पिप मैकविच को बता देता है कि तुम्हारी जो बेटी थी वो अभी भी जीवित है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसका नाम एस्टेला है और वो अभी जीवित है। मैकविच इस बात को, एक तो वैसे ही बहुत दिन से वो ट्रायल के दौरान भूख उसकी मर चुकी है, बीमार था, सारी उसकी उम्मीदें, एनर्जी, वजन सब कुछ लॉस्ट हो चुका था। तो जैसे ही वो ये सारी कहानी सुनता है कि अरे उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, उसकी बीवी भी ऐसे है, तो वो उस इमोशनल जो भी शॉक टाइप लगता है उसको वो सह नहीं पाता और पिप का हाथ पकड़ता है चूमने के लिए अपने हाथ होठों तक और मर जाता है। अचानक से हार्ट अटैक टाइप आता है और वो मर जाता है। पिप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो भी उस शॉक के बाद, उस सब ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद बीमार हो जाता है। इसे लोग, सोल्जर्स पहुंचते हैं अरेस्ट करने क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन इसकी बीमारी देखकर अरेस्ट नहीं करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। पिप एक दिन जब उसका होश आता है तो देखता है कि जो उसके पास बैठा हुआ है, कौन जो, वही उसका जीजा, लोहार, वो बैठा हुआ है, वो पिप की नर्सिंग कर रहा होता है। जो उसको बताता है कि हबिशम की डेथ हो चुकी है, जो जल के उस दिन तुम उसको बचा रहे थे वो जल गई थी उस दिन बहुत ज़्यादा, उनकी डेथ हो गई है और अब उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी है एस्टेला और मिस्टर मैथ्यू पॉकेट, जो कि हर्बर्ट पॉकेट के पिता हैं, उनके लिए। पिप के अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट थी कि उसने जो को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है पैसा मिलने के बाद, और वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है कि जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो उससे माफ़ी मांगूंगा कि जीजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा दिखावटी दुनिया में पहुंच गया था, ऐसे सब कुछ। लेकिन इतना सब कहने से पहले पिप चला जाता है चुपचाप अपने वापस, और एक नोट छोड़ देता है उसके लिए, एक लेख छोड़ देता है, उस लेख में लिख देता है कि तुम्हारे सारे जो कर्ज थे वो मैंने चुका दिए हैं, तुम चिंता नहीं करना। अब जब धीरे धीरे उसका हेल्थ ठीक हो जाता है तो पिप अपने नेटिव प्लेस चला जाता है, जहाँ अपने जीजा के पास। वो ये सोच के जा रहा होता है कि मैं जा करके बिडी को प्रपोज करूंगा, कि स्टेला तो हाथ से निकल ही गई है, ब्रमल से उसकी शादी हो ही गई, तो मैं जाके बिडी को प्रपोज करूंगा कि हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है जो और बिडी पहले से ही शादी कर चुके थे, मतलब सिंगल कोई नहीं रह सकता। हम्म शादी इनकी हो चुकी है। खैर पिप सोचता है चलो जो भी हुआ, उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है और कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद अपनी माफ़ी मांगता है, और बिडी और जो उसको माफ़ भी कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो भी था वो था। इसने इंग्लैंड छोड़ दिया और हार्वर्ड के पास चला जाता है मिस्र, चलो मैं वहीं थोड़ा काम करूँगा, काम करने लगता है। और जब हार्वर्ड को पता चलता है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, तो इस मुकाम में हेल्प किसने की थी, पिप ने। तो जब उसको पता चलता है तो उससे बहुत ज़्यादा वो अमेज्ड और बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। 11 साल बीत गए हैं, 11 साल। अब ये जो एंडिंग की बात है, ये एंडिंग किसने की है, डिकिंस के एक दोस्त ने, जो कि बर्नार्ड शॉ को पसंद नहीं आई थी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। 11 साल बाद जो और बिडी के बेटा होता है जिसका नाम पिप रखते हैं, पिप वापस आता है उन दोनों को कंग्रेचुलेट करने कि चलो अपने जीजा और बिडी से मिला जाए। जब वो वहां पहुंचता है तो मन करता है कि सैटिस हाउस के आसपास भी घूम लूं, जहाँ पे उसका बचपन बीता था, हिमलेशन, स्टेला, तमाम बातें। घूमते वहां पहुंचता है तो अचानक से उसको स्टेला दिख जाती है, जो कि अब ड्रमल से अलग हो चुकी है। ड्रमल ने उसके साथ बहुत ज्यादा क्रुअलिटी की, उसकी एकदम रिस्पेक्ट नहीं की, बहुत उसे नफरत हो गई उससे। अब वो उससे अलग रह रही है और ड्रमल की भी डेथ हो चुकी होती है एक्सीडेंट में। तो कुल मिला के स्टेला अब कैसी है, ऑल एलोन। पुरानी उसकी सारी भावनाएं जागृत हो उठी होती हैं और वो स्टेला को बताता है कि तुमने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया था और क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ। स्टेला उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि अब मैं वो स्टेला नहीं हूँ, नाउ आई एम चेंज्ड वुमेन, क्योंकि ब्रह्मल ने मुझे दुनिया का असली चेहरा दिखा दिया था। तुम तो बहुत अच्छे हो और मेरी फीलिंग्स कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ, अब नाउ आई एम मेच्योर। और दोनों एक दूसरे के रिकन्सिलिएशन हो जाता है, दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो ये जो एंड है, ये ओरिजिनल जब चार्ल्स डिकेंस ने ये नॉवेल लिखा था तब ये एंड नहीं था। ये एंड उन्होंने बाद में अपने एक दोस्त के कहने पर मॉडिफाई किया था। वो दोस्त कौन है, देखते हैं। इनके एक दोस्त थे, एडवर्ड वल्वर लिटन। ये इन्होंने अपने इस दोस्त को सजेस्ट किया, तुमने इतना अच्छा नॉवेल लिखा यार, लेकिन कम से कम एंडिंग तो सही रखो। अब एस्टेला और जो कि बहुत अच्छा पिप रहा है, उसकी थोड़ी अच्छी जिंदगी बिता दो, अकेले ट्रेजिडी तुमने ला दी। तो इन्होंने इस बात को माना और उसकी एंडिंग चेंज कर दी।
एंडिंग चेंज करने के बाद दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन दिखा दिया स्टेला और पिप के बीच में। इस बात को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्रिटिसाइज किया है 1937 में। इन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा नॉवेल लिखा था लेकिन सेंटिमेंटलिटी जरूर ले आए, इमोशंस के आगे खो गए। इतना अच्छा नॉवेल था लेकिन सेंटिमेंटलिज्म के चक्कर में इसके एंडिंग उन्होंने चेंज कर दी, जो कि इनको पसंद नहीं आई। खैर, इनका अपना मानना था, बट ओवरऑल नॉवेल इज़ वेरी गुड। और ये था इस नॉवेल का पूरा सारांश। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें जिससे कि नेक्स्ट नॉवेल्स या जो भी आपकी तैयारी के हिसाब से वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।